Good morning, everyone. Let us discuss today about the grassland ecosystem and another topic of environment and ecology. तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम जो है हमारा वो है एग्जाम्पल अबाउट द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. इससे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का फर्स्ट एग्जाम्पल जो था फॉरेस्ट इकोसिस्टम. तो आज हम देखेंगे अबाउट द ग्रासलैंड इकोसिस्टम. तो ग्रासलैंड्स क्या हैं? ग्रासलैंड आर द एरियाज वेयर द वेजिटेशन इज़ डोमिनेटेड बाय ग्रासेस. ऐसे एरियाज या जहाँ पर डोमिनेटली जो प्लांट्स उग रहे हैं वो क्या हैं? ग्रासेस. तो उसको हम कहते हैं ग्रासेस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं घास के मैदान. तो लगभग अर्थ के ऊपर 40% जो एरिया है वो कवर्ड है किसके द्वारा? ग्रासलैंड के द्वारा. एंड ग्रासलैंड जो है हमारी बहुत टाइप के रीजन्स में पाई जाती है, टेम्परेट में भी और ट्रॉपिकल रीजन्स में भी. ग्रासलैंड इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम is the collection of plant, animals and microorganisms that live within an environment where grasses are the primary form of vegetation. यानी कि वो इकोसिस्टम जहाँ पर जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं हमारे वो कौन से हैं? ग्रासलैंड हैं. तो इस तरह का एरिया या इस तरह का इकोसिस्टम जहाँ पे प्रोड्यूसर या सबसे पहला जो इकोसिस्टम की यूनिट है प्रोड्यूस करने वाले वो कौन से हैं? प्लांट्स. ग्रासलैंड है, उसको हम कहते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम. और ग्रासलैंड इकोसिस्टम इंक्लूड करता है वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका जहाँ पर घास के मैदान जो पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं प्रेरीज. वहीं अर्जेंटीना में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसको हम कहते हैं पंपास. और दूसरा एग्जांपल इसका हो सकता है रशियन स्टेपीज. अब अगर हम इसकी एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें, क्योंकि हम इसको एक इकोसिस्टम के रूप में पढ़ रहे हैं, तो हम जान सकते हैं कि जो इसके एबायोटिक कंपोनेंट हैं वो सारे कौन से जो वहाँ की सॉइल में है, जो वहाँ के एनवायरनमेंट में है, जो कि सेम है अदर इकोसिस्टम के जैसे. दूसरा अगर बायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो सबसे पहला प्रोड्यूसर्स हमने देख लिया कि प्रोड्यूसर्स यहाँ पे मेनली ये डोमिनेट करती है किसके द्वारा? घास या ग्रासेस के द्वारा. और वहीं अगर हम सेकंड लेवल पे आए, कंज्यूमर लेवल पे आए, यानी कि जो वहाँ का फोना है, एनिमल्स हैं, तो वो किस टाइप के पाए जाते हैं? तो इस इमेज में आप देख सकते हैं एनिमल्स ऑफ द ग्रासलैंड इकोसिस्टम, जिसमें हम लार्ज एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एलिफेंट है, चीता है, जिराफ है, एक्सेट्रा. वहीं स्मॉल एनिमल्स की बात करें तो रैबिट है, रेट, लिजार्ड और स्नेक्स और कई छोटे एनिमल्स ग्रासलैंड में पाए जाते हैं. ग्रासलैंड में पाए जाने वाली फूड चेन या फूड वेब की बात करें तो इस इमेज से आप देख सकते हैं कि किस तरह से छोटे एनिमल्स और बड़े एनिमल्स मिलके क्या बनाते हैं? एक फूड वेब बनाते हैं. नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम. तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम को हमने देखा कि प्रीडोमिनेंटली यहाँ पे वेजिटेशन जो मिलती है वो पेड़ या लार्ज ट्री या बड़े श्रब की बजाय क्या मिलती है? ग्रासेस. और जो ग्रासलैंड है वो उसको हम कई तरह से डिवाइड किया है अकॉर्डिंगली कि वहाँ घास किस टाइप की है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, रेनफॉल कैसी है, एनवायरनमेंट कैसा है, उसके आधार पर जो विश्व में अलग अलग तरह की ग्रासलैंड्स पाई जाती है उसको अलग अलग नाम से जाना जाता है. जैसे कि जहाँ पे टॉल ग्रासेस पाई जाती है उस एरिया को हम कहते हैं प्रेरीज. उसी तरह से स्टेपीज है, एल्पाइन टुंड्रा है, फ्लडेड ग्रासलैंड है और कई तरह की ग्रासलैंड अलग अलग एरिया में या अलग अलग देशों में पाई जाती हैं. तो जो इन एरियाज़ में ग्रासलैंड पाई जा रही है या जिस आधार पर हम इनको डिस्टिंग्विश कर रहे हैं एक दूसरे से, वो किसके आधार पर है? वो आधार है उसका लैटिट्यूड या उसकी वहाँ की क्लाइमेट कैसी, वहाँ पे प्रेसिपिटेशन या बारिश कैसी है और आदि अनेक दूसरे प्रकार से. अब वो कौन सा एरिया या वो कंडीशन कैसी है जिससे हमें एक पर्टिकुलर एरिया में ग्रासलैंड पाई जाती है? तो जहाँ पे रीजन पे जो एरिया ऐसा है जहाँ पे वो बहुत ड्राई है, यानी कि वहाँ का एनवायरनमेंट इतना ड्राई है कि वहाँ पे फॉरेस्ट नहीं उग सकते. और दूसरा उसके अंदर इतना ज़्यादा पानी की कमी भी नहीं है कि वहाँ पे डेजर्ट बन जाए. तो ये जो बीच का एनवायरनमेंट है जहाँ पे थोड़ा बहुत तो पानी है
और थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट फेवरेबल है, उसकी वजह से छोटे छोटे जो है हर्बेशियस प्लांट जिसको हम घास कह रहे हैं वो उग सकते हैं, तो वो फेवर करते हैं ग्रासलैंड को। लेकिन जहाँ पे रेनफॉल और रेनफॉल बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे हमें क्या देखने मिलेगा, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। और थर्ड, जहाँ पे बहुत कम रेनफॉल है और टेम्परेचर बहुत हाई है, तो वो जनरली ग्रासेस को और जो बिग ट्रीज़ है उसको फेवर नहीं करेगा, तो वहाँ पे किस तरह का इकोसिस्टम मिलेगा, डेजर्ट इकोसिस्टम। और जो ग्रासलैंड है तो वो हमारा किस तरह का हो गया, जहाँ की एनवायरमेंटल कंडीशन, जहाँ पे रेनफॉल है, प्रेसिपिटेशन है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी बिटवीन है किसके, फॉरेस्ट और डेजर्ट में, तो वहाँ पर क्या बनेगी, ग्रासलैंड पाई जाएगी। टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड। ग्रासलैंड को हम दो मेजर टाइप में डिवाइड करते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स और टेम्परेट ग्रासलैंड्स। जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है वो जनरली कहाँ पाई जाती है, हमारी अर्थ के इक्वेटर के पास, यानी कि जो अगर अर्थ को हम एक गोल आकार में अगर देखते हैं तो उसके जो बीच का पार्ट है, जो डायमीटर जिसको कहते हैं, वो बीच का एरिया क्या होता है, इक्वेटर होता है, और जो अपोजिट टिप है उसको हम क्या कहते हैं, पोल्स। तो जो ट्रॉपिकल एरिया होता है, यानी कि जहाँ पे हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल पाया जाता है, उस एरिया में जो ग्रासलैंड मिलती है उसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। तो ये जनरली मैक्सिमम एरिया कवर करती है अफ्रीका के अंदर और ऑस्ट्रेलिया के अंदर, साथ ही साउथ अमेरिका में भी इस तरह की ग्रासलैंड पाई जाती है और इंडिया में भी। यहाँ की जो एनवायरमेंटल कंडीशन है वो कैसी, सेमी एरिड या सेमी ह्यूमिड टाइप की है, यानी कि सब ट्रॉपिकल या ट्रॉपिकल लेटीट्यूड पे जिस तरह की क्लाइमेट मिलती है वो यहाँ मिलती है, यानी कि ना तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिड ना बहुत ज़्यादा सूखी। नेक्स्ट आता है हमारा टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट ग्रासलैंड जो है वो है डिवीज़न ऑफ एक लार्जर बायोम का। इसके अंदर जो जनरली ग्रासलैंड आती है वो है सवाना। तो सवाना घास के मैदान जो आपने नाम सुना होगा, वो क्या है, एक तरह की टेम्परेट ग्रासलैंड है। यहाँ की खास बात ये है कि यहाँ पे डोमिनेंट जो है दोनों वेराइटी वो क्या है, घासेस की है, लेकिन जो टेम्परेट ग्रासलैंड है वो कई रूप से जो हमारी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है उससे वेरी करती है, डिफरेंट होती है। तो वो हम देखेंगे कि किस तरह से टेम्परेट ग्रासलैंड और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में अंतर पाया जाता है। तो सबसे पहला जो टेम्परेट ग्रासलैंड है वो जनरली कहाँ पाई जाएगी, टेम्परेट लेटीट्यूड में, और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहाँ पाई जाएगी, ट्रॉपिकल लेटीट्यूड में। दूसरा जो टेम्परेट ग्रासलैंड है वहाँ पर जो घास मिलेगी उसका टाइप कैसा होगा, वो शॉर्ट होगी, सॉफ्ट होगी, जूसी होगी और न्यूट्रिटिव होगी। जबकि जो ट्रॉपिकल एरियाज़ है वहाँ पर जो ग्रासेस है जनरली कैसी होती है, टॉल होती है, लंबी, लगभग 3 मीटर तक लंबाई होती है, कोर्स होती है, स्पाइकी होती है, ना तो उसमें जूस होता है ना वो न्यूट्रिटिव होती है। साथ ही ऐसे एरिया के अंदर स्कैटर्ड ट्रीज़ भी पाए जाते हैं। किस प्रकार के, डिसीडियस प्रकार के ट्रीज़ भी इस ग्रासलैंड में देखे जाते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, जो टेम्परेट ग्रासलैंड है उसके अंदर किसी भी प्रकार के कोई ट्रीज़ प्लेन में देखे नहीं जाते हैं। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की जो सॉइल होती है वो उतनी फर्टाइल नहीं होती है जितनी कि टेम्परेट ग्रासलैंड की सॉइल फर्टाइल होती है। और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा सूखा होता है, बहुत ज़्यादा ड्राई होता है। अब अगर हम थोड़ा सा डिस्कशन करें अबाउट दिस सवाना, तो सवाना जो है वो एक तरह से ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। वो कहाँ मिलती है, दे आर फाउंड इन अ वाइड बैंड ऑन आइदर साइड ऑफ इक्वेटर ऑन द एजेस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जो हमारे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वो जहाँ ख़त्म होते हैं, जो उनकी बाउंड्री होती है, उसके बाद क्या स्टार्ट होता है, सवाना घास के मैदान। और सवाना जो घास के मैदान होते हैं उसका खास कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हॉट होता है और ड्राई पीरियड काफ़ी लंबा होता है। जनरली देखा गया है कि इन एरियाज़ में जो विंटर्स होती है, सर्दियाँ, उसमें लगभग 4 इंच बारिश यहाँ पर होती है, और जबकि जो समर पीरियड आता है उसमें 25 इंचेस तक बारिश यहाँ पर हो सकती है। तो यहाँ पर जो ट्रीज़ स्पेशली पाए जाते हैं स्कैटर्ड, जिसको हम कहते हैं डिसीडियस ट्रीज़, वो हैं, एग्जांपल इसका है गम अरेबिक ट्री। और यहाँ पे जो मेन खास एनिमल जो पाए जाते हैं वो क्या है, ईमू, जो कि क्या है, एक फ्लाइटलेस बर्ड है। So that's all about the grassland ecosystem.